हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के साथ ही साथ 69 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस सीरीज है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले उस एग्ज़ाम के पैटर्न को आपको समझना होगा, और पैटर्न आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही समझ सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास स्टार्ट की गई है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा, इससे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, अब ध्यान से देखेंगे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है 69 बीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे, पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयू, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जे एंड्रयू। सभी प्रश्नों के आंसर आपको देते जाना है और आपको खुद इसका मूल्यांकन करना है कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को आगे ले जाएंगे। एनालिसिस देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। दिए गए विकल्पों में जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। डेट आपको अवश्य याद रखनी है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। यह अनेकों बार प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, जो कि भारत के सचिव थे उस समय, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की थी। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, आप देख सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है और बीपीएससी टीआरई 1 में आया हुआ था एंड बीपीएससी टीआरई 2 में भी आया हुआ है। ऐसे प्रश्न रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को आपको अतिरिक्त ध्यान से देखना होगा। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग, गृह विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर देने का आप प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला प्रश्न हम देखेंगे इसी के साथ। सबसे पहले इसकी एनालिसिस देखते हैं, ताकि ऐसे प्रश्न जब दोबारा आए तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की, और 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो आप देख रहे हैं ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि अंतरिम सरकार या फिर अस्थायी सरकार में पद जो दिए गए थे सभी लोगों के, उनको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है जगजीवन राम। बीपीएससी टीआरई 1 के पेपर सेकंड में आया हुआ था। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम यानी कि अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरोड़ा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि रेलवे मंत्री कौन थे? तो अरोड़ा आसफ अली। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? इसका राइट आंसर है 10 से 15% था। एनालिसिस
ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डेट आपको अवश्य याद रखनी है। BL राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगली टॉपिक स्टार्ट होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची एवं नगरीकरण से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं BPSC TRE 1 से लेकर के 3 तक, और उसी के साथ ही साथ 69 BPSC के उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। ये सभी ऑथेंटिक प्रश्न हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। आपको अधिक से अधिक ऑथेंटिक प्रश्नों से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग एग्जाम में भी जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सब से आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, लेकिन वो सभी प्रश्न ऑथेंटिक होने चाहिए। प्रश्न है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हम देखेंगे। ऑप्शन ए कहता है एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ऑप्शन बी कहता है भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। ऑप्शन सी भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। ऑप्शन डी देखेंगे उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वनडे से लेकर के UPSC सभी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। BPSC TRE 2 में आया हुआ ये प्रश्न था, जिसका एनालिसिस हम देखेंगे। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। सत्य है यह कथन। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें कि सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम ने डायरार्की की शुरुआत की, जिसे ब्रिटिश भारत में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? 69 BPSC में ये प्रश्न आया हुआ था 2023 में, प्री में पूछा गया प्रश्न है, जिसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 120 सब आर्टिकल 1 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 सब आर्टिकल 1 प्रावधान करता है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 110(1) का संबंध धन विधेयक से तथा अनुच्छेद 122 सब आर्टिकल 2 का संबंध न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 69 BPSC का प्रश्न है, जिसका राइट आंसर अनुसूचित जनजाति होगा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर होगा। यदि आप इसके साथ जूनियर की तैयारी कर रहे हो, यानी कि पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ जूनियर या TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसकी तैयारी के लिए NCERT बुक पढ़नी चाहिए। सबसे बेस्ट है NCERT बुक, आपके सभी प्रश्न उसमें मिलेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त समय न हो NCERT बुक पढ़ने का, तो चैनल पर NCERT सार संग्रह की 6 से लेकर के 12 तक की वीडियो अपलोडेड है पॉलिटी सब्जेक्ट की। आप जाके प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। NCERT 1 लाइनर की वीडियो है। 69 BPSC का प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को
समाप्त किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होता है। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। ये सब आर्टिकल आपको अवश्य याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम में बार बार यही सब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया यानी कब बना है? तो वर्ष आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। 69 बीपीएससी में यह प्रश्न आया हुआ था। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना। सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। बीपीएससी 69 के साथ ही साथ अन्य ईयर के भी प्रश्नों को आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में। ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। यदि आपके पास पर्याप्त समय हो तो आप ज़रूर देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के। समुद्र पारी भारतीय नागरिकता यानी कि ओआईसी योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रश्न आपके गलत होते हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। ऑप्शन है ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। समुद्र पारी भारतीय नागरिकता यानी कि ओसीआई योजना भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो कि 26 जनवरी 1950 तथा उसके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिकों को छोड़कर। अगला प्रश्न होगा बीपीएससी टीआरई 1 में यह प्रश्न आया हुआ था। पेपर 2 फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। डिटेल एनालिसिस देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता एवं अखंडता। इन प्रश्नों की मदद से आप अपनी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार आप प्रश्नों के पैटर्न को अच्छे से समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम पास करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगली टॉपिक है मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं तो आगे भी आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप देखेंगे। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, मूल अधिकार है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। एनसीईआरटी के थ्रू आपको ये सभी टॉपिक पढ़ा दी गई हैं तो आप प्रश्नों का आंसर जरूर देंगे। इसका राइट आंसर होगा द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि यह मूल अधिकार हमारा है, चुप रहने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सबसे पहले इसका डिटेल एनालिसिस। मौलिक अधिकार टॉपिक आपकी क्लियर होनी चाहिए, जो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 20 सब आर्टिकल 3 में निहित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान आरोपी को आत्मदोषारोपण के खिलाफ
अधिकार देता है, जो कि कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। फर्स्ट में दिया गया है प्रोविजंस यानी कि प्रावधान। सेकंड सूची में दिया गया है भारत के संविधान से संबंधित आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। नंबर 1, कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, समान सिविल संहिता, राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं के संरक्षण कोड, इनका मिलान करना है आपको। कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है, मिलाने का प्रयास करेंगे आप। कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं, यह आर्टिकल 42 में दिया गया है, यानी कि इसका मिलान आप करेंगे। अगला है ऑप्शन बी, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 43 में दिया गया है। समान सिविल संहिता, आप सभी को पता है यह आर्टिकल 44 में है, जो कि गोवा में लागू है। एंड लास्ट हमारा राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं का संरक्षण, जो कि आर्टिकल 49 में दिया गया है। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन ए सही होता है। आइए इसे ध्यान से देखेंगे। कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं, आर्टिकल 42, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 43, समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44, राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 49 में दिया गया है। ये सभी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। तो मूल अधिकार आप काफ़ी अच्छे से याद रखना होगा। वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी कहता है केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी कथन सही हैं। भारत में मूल अधिकारों के बारे में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछा भी जाता है कि कितने मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को मिले हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। ये न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। अगला प्रश्न है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान में दोहरे दंड की प्रावधान नहीं किया जाता है। अगला है ऑप्शन, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। अगला ऑप्शन, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियां की जा सकती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है, जिसका आंसर आपको देना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसकी डिटेल एनालिसिस देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में दिए गए प्रश्नों में से एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात भारतीय संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है एवं संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है,